हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं क्विकली कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। सो क्विकली कंफर्म कर दें सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन ऑन द टॉपिक। कर दीजिए क्वेश्चंस, कर दीजिए कंफर्मेशन योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा इस लेसन का टॉपिक है वो बीएफएम के मॉड्यूल बी के अंदर चैप्टर 15 क्रेडिट रिस्क डेरिवेटिव्स, इसके कॉन्सेप्ट्स और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चले शुरू करते हैं। सो ऑलरेडी कुछ डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट जैसे सीडीएस हमने डिस्कस कर लिया प्रीवियस सेशंस के अंदर। तो अब हम बात करेंगे total return swaps. So this is another important derivative instrument. Total return swaps. So total return swaps क्या है? Protection buyer exchanges with protection seller total actual return, which is coupon and capital appreciation depreciation on the asset in return for a premium. सो टोटल रिटर्न स्वैप के अंदर जो प्रोटेक्शन बायर है वो क्या करता है, एक्सचेंज कर लेता है किसके साथ, प्रोटेक्शन सेलर के साथ। किस वैल्यू को, टोटल एक्चुअल रिटर्न को। सो टोटल एक्चुअल रिटर्न कहां से आती है, कूपन अमाउंट जो इंटरेस्ट अमाउंट है, एंड कैपिटल जिसमें कैपिटल का एप्रिसिएशन या कैपिटल का डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है किसी भी एसेट के ऊपर, और उसके लिए वो पे करता है प्रीमियम। यानी इसमें प्रोटेक्शन बायर को जो कूपन अमाउंट है वो भी मिल जाएगा, जो कैपिटल का एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन है वो भी उसका सुनिश्चित हो जाएगा, और उसके लिए वो क्या पे करेगा, प्रीमियम विल बी पेड। प्रीमियम इज अराइव्ड एट बाय एडिंग ए स्प्रेड टू ए रेफरेंस रेट लाइक ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट। तो प्रीमियम को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, प्रीमियम को कैलकुलेट करने के लिए स्प्रेड को ऐड कर दिया जाएगा किसी रेफरेंस रेट के साथ, ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट के साथ। सो ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट क्या है, इट इज एक्सटर्नल बेंचमार्क। ये एक बेंचमार्क रेट है एंड इट इज एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। The protection seller is able to synthetically create an exposure to the reference asset without actually lending to it. Protection seller क्या करता है, वो सिंथेटिकली क्रिएट कर देता है एक एक्सपोजर टू द रेफरेंस एसेट। रेफरेंस एसेट मीन्स जो इन्वेस्टमेंट है या लोन है, विदाउट एक्चुअली लेंडिंग टू इट। तो वो एक्चुअली लेंड नहीं करता, वो एक सिंथेटिकली एक्सपोजर क्रिएट कर लेता है विद रेफरेंस टू द लोन अमाउंट, रेफरेंस एसेट। TRS, टोटल रिटर्न स्वैप, इट रिप्रेजेंट्स एन ऑफ बैलेंस शीट रेप्लिकेशन ऑफ ए फाइनेंशियल एसेट सच एज ए लोन और ए बॉन्ड। तो TRS किसको रिप्रेजेंट करता है, एक ऑफ बैलेंस शीट कॉपी रेप्लिकेशन। तो ऑफ बैलेंस शीट के जो रेप्लिकेशन है वो क्रिएट कर लेता है फाइनेंशियल एसेट के ऊपर, जैसे लोन है या बॉन्ड है। सो देर इज ए लोन, देर इज ए सम बॉन्ड विच इज ए फाइनेंशियल एसेट्स। तो इसका रेप्लिकेशन मीन्स उसका जो इक्वल अमाउंट है वो ऑफ बैलेंस शीट के तौर के ऊपर वो रिप्रेजेंट करता है TRS। सो CD और TRS इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, तो इट इज नॉट CD, इट इज CDS, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप और टोटल रिटर्न स्वैप। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, CDS कैप्चर्स ओनली क्रेडिट रिस्क, जो CDS कैप्चर करता है
हेज करता है, केवल क्रेडिट रिस्क को वो हेज करता है। ऑन द अदर हैंड जो टोटल रिटर्न स्वैप है TRS, ये टोटल इकोनॉमिक रिटर्न ऑफ द एसेट उसको हेज करता है। तो जिसके अंदर क्रेडिट रिस्क भी कवर हो जाता है और मार्केट रिस्क भी कवर हो जाता है। सो CDS में ओनली क्रेडिट रिस्क, whereas TRS में बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ द टोटल इकोनॉमिक रिटर्न ऑफ द एसेट, तो इसमें दोनों ही रिस्क कवर होते हैं, क्रेडिट रिस्क भी कवर होता है और मार्केट रिस्क भी कवर होता है। Most TRS provide for payment of a total return of an asset versus payment of variable rate of interest such as LIBOR plus or minus a predetermined spread। तो ज्यादातर जो TRS हैं, टोटल रिटर्न स्वैप्स हैं, वो किसका प्रोविजन करते हैं? पेमेंट ऑफ टोटल रिटर्न ऑन एन एसेट वर्सेस पेमेंट ऑफ ए वेरिएबल इंटरेस्ट रेट, जैसे ARR है, पहले लाइबर हुआ करता था, नो अब ARR आ गया है, ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट, प्लस और माइनस ए प्री डिटरमिन्ड स्प्रेड। टोटल रिटर्न को कैसे मेजर किया जाएगा? सो टोटल रिटर्न कैन बी मेजर्ड इन एरियर्स एज टोटल अक्रूड कैश फ्लोस, जिसमें अक्रूड इंटरेस्ट होगा, कूपन अमाउंट जो रिसीव हो चुके हैं वो होंगे, एमोरेटाइजेशन का अमाउंट होगा और प्री पेमेंट्स का अमाउंट होगा। सो टोटल अक्रूड कैश फ्लोज प्लस प्राइस चेंज ऑफ रेफरेंस ऑब्लिगेशन ड्यूरिंग द स्वैप टेनर, तो ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। सो टोटल अक्रूड कैश फ्लोज प्लस प्राइस चेंज ऑफ रेफरेंस ऑब्लिगेशन ड्यूरिंग द स्वैप टेनर, तो अगर हम इनको ऐड कर देते हैं तो टोटल रिटर्न कैन बी मेजर्ड विच एवर इज इन एरिया। सो अब हम आगे बात करते हैं, तो एडवांटेज क्या है टोटल रिटर्न स्वैप का? तो व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ टोटल रिटर्न स्वैप्स? फॉर प्रोटेक्शन बायर दे प्रोवाइड कंप्लीट इकोनॉमिक हेज। तो जब हम बात करते हैं कंप्लीट इकोनॉमिक हेज, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो भी हेज होती है और जो रिटर्न है वो भी हेज होती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं टोटल रिटर्न स्वैप, एंड कैप्चर्स इवन modest reduction in the price of an asset because of market और credit quality changes। और ये छोटी से छोटी अगर modest reduction भी होती है प्राइस के अंदर, एसेट की जो प्राइस की वैल्यू है उसमें अगर कोई छोटी सी भी एडवर्स चेंज आती है तो वो उसको भी कैप्चर कर देती है, बिकॉज ये मार्केट रिस्क को भी कवर करती है और क्रेडिट रिस्क को भी कवर करती है। जबकि ऑलरेडी हमने नोट किया है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स के अंदर only credit risk is covered। TRS reference obligations include many of the same reference obligations as in case of CDS। तो जो reference obligations यानी जिस तरह के loans या investments CDS के अंदर covered हैं, वो तो सारे के सारे ही हैं, but lend themselves particularly well to hedging the credit and market risk of amortization, prepayable एंड फिक्स्ड रेट एसेट्स। तो इसके अलावा वो ये बेनिफिट भी देता है TRS, वो क्रेडिट रिस्क और मार्केट रिस्क या अमोर्टाइजेशन या प्री पेमेंट्स या फिक्स्ड रेट एसेट्स, तो इन सभी को भी वो कवर करता है। नो TRS को कैलकुलेट कैसे किया जाए? सो व्हाट इज द फार्मूला टू अराइव एट TRS? तो ये फार्मूला है TRS का, इंटरेस्ट फ्लोज प्लस फाइनल वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एक्सपोजर माइनस ओरिजिनल वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एक्सपोजर। तो जो इंटरेस्ट के फ्लो होंगे वो भी गारंटी हो जाएंगे। इसके अलावा जो फाइनल वैल्यू होगा अंडरलाइंग एक्सपोजर का माइनस ओरिजिनल वैल्यू,
अगर अंडरलाइंग वैल्यू ओरिजिनल एक्सपोजर की लेट अस से 100 है एंड फाइनल वैल्यू एप्रिसिएशन के कारण 105 है, तो जो इनफ्लो होंगे इंटरेस्ट के वो भी मिलेंगे, प्लस इन दोनों का जो डिफरेंस है 5 वो भी मिल जाएंगे। यानी यहाँ एसेट के ऊपर जो भी रिटर्न बनती है, तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल को नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे हम एप्रिसिएशन को लिखेंगे। तो जो वैल्यू में एप्रिसिएशन है प्लस जो उसके ऊपर इंटरेस्ट फ्लोज हैं, ये दोनों ही इसके अंदर गारंटी हो जाते हैं। नो रेफरेंस एसेट्स क्या हैं? सो इन केस ऑफ टीआरएस बॉन्ड हैं, लोन्स हैं, इंडेक्सेस हैं, लाइक बीएससी का इंडेक्स है, एनएससी का इंडेक्स है, इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के, कमोडिटीज हो सकती हैं। तो ये सारे के सारे रेफरेंस एसेट्स हैं जिनके अगेंस्ट जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसको हेजिंग करवाया जा सकता है। सो हेजिंग इज पॉसिबल फॉर ऑल दीज टाइप ऑफ एसेट्स। While CDS protects only the credit risk, जैसे हमने पहले बात की थी, protection buyer towards principal and interest, TRS gives protection for the protection buyer towards credit and market risk but does not cover the principal. तो TRS क्योंकि ये रिटर्न की बात करता है, इनकम की बात करता है, तो इसमें प्रिंसिपल प्रोटेक्ट नहीं होगा, इसमें रिटर्न प्रोटेक्ट होगी। Whereas in case of CDS प्रिंसिपल भी प्रोटेक्ट है और इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट है। So while CDS protects only credit risk of protection buyer towards principal and interest, TRS gives protection for protection buyer towards credit and market risk but does not cover principal because according to definition it protects only return on the principal. यानी अगर लोन वैल्यू है ₹10 लाख की, इसके ऊपर रिटर्न दो तरह की हो सकती है, एक रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, सो हम इसको इन्वेस्टमेंट मान के चलें, नॉट ए लोन, इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट से इन शेयर्स, एक तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है मींस इसका जो डिविडेंड आएगा, प्लस इसकी जो एप्रिसिएशन है तो वो भी रिटर्न है। तो टीआरएस के अंदर इन दोनों को गारंटी किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। इस 10 लाख के लिए जो इन्वेस्टमेंट है ओरिजिनल, इसके लिए कोई प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सीडीएस की, तो सीडीएस के अंदर the original value, this 10 lakh is also protected and this interest or income is also protected, उसमें ये appreciation protect नहीं है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट टोटल रिटर्न स्वैप का। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेल नाउ। अगर ऐसा है तो क्विकली स्माइलिंग आइकन पोस्ट करके कंफर्म कर दीजिए, स्माइलिंग आइकन को पोस्ट कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए। अभी इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। व्हाट इज टीआरएस, टोटल रिटर्न स्वैप क्या है? एक्सचेंज ऑफ टोटल एक्चुअल रिटर्न फॉर द डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफ टोटल एक्चुअल रिटर्न फॉर अ प्रीमियम, एक्सचेंज ऑफ टोटल एक्चुअल रिटर्न फॉर ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सचेंज ऑफ टोटल एक्चुअल रिटर्न फॉर ए वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो टीआरएस इनमें से किसको रिप्रेजेंट करता है? क्वेश्चन नंबर 1, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? सो ये रिप्रेजेंट करता है एक्सचेंज ऑफ टोटल एक्चुअल रिटर्न फॉर ए प्रीमियम। सो प्रीमियम मीन्स फीस पे करनी पड़ेगी और फिर जो एक्चुअल टोटल रिटर्न पॉसिबल है उसको गारंटी कर दिया जाएगा, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। हाउ इज प्रीमियम फॉर टीआरएस डिटरमिन्ड?
टोटल रिटर्न स्वैप के लिए प्रीमियम कैसे डिटरमिन होता है? बाय एडिंग स्प्रेड टू द रेफरेंस एसेट, by subtracting spread from reference asset, by multiplying spread with a reference asset, या by dividing spread by a reference asset. So how premium for TRS is determined? Question number 2. क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? तो आंसर रहेगा हमारा ए। हम ऐड करेंगे स्प्रेड टू द रेफरेंस एसेट और फिर हम उसके बेसिस के ऊपर प्रीमियम का कैलकुलेशन करेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीडीएस एंड टीआरएस? दोनों के बीच में अंतर क्या है? तो ये ऑप्शंस हैं आपकी। सीडीएस कैप्चर्स ओनली मार्केट रिस्क, टीआरएस कैप्चर्स ओनली क्रेडिट रिस्क। सीडीएस कैप्चर्स ओनली क्रेडिट रिस्क, टीआरएस कैप्चर्स ओनली मार्केट रिस्क। CDS captures both credit and market risk, while TRS captures only credit risk. CDS captures only credit risk, while TRS captures both credit and market risk. Question number 3. तो क्या आंसर लगता है आपको कि ये आंसर होना चाहिए? For question number 3, what is the answer? सो द आंसर हियर इज टी, क्योंकि सीडीएस में कैप्चर होता है क्रेडिट रिस्क और टीआरएस दोनों ही रिस्क को कैप्चर करता है, यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वो इज टीआर टोटल रिटर्न कैलकुलेटेड इन एरियर्स फॉर टीआरएस। सो टीआरएस के लिए अगर हमने टोटल रिटर्न जो एरियर्स में उसको कैलकुलेट करना है तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? Total accrued cash flows plus price change of the reference obligation during the swap tenor. Total accrued cash flows minus price change of the reference obligation during the swap period. Total accrued cash flows multiplied by price change of the reference obligation during swap tenor, या total accrued cash flows divided by price change of the reference obligation during the swap tenor. सॉरी फ्रेंड्स। सो कौन सा आंसर आपको लगता है करेक्ट वन है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यस, अपनी मेमोरी को रिकॉल करें और कोशिश करें आंसर देने की, अगर आप टॉपिक को अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो आंसर हियर विल बी ए। सो टोटल कैश फ्लो प्लस जो प्राइस चेंज बनेगा रेफरेंस ऑब्लिगेशन का स्वैप पीरियड के अंदर। व्हाट एडवांटेज डू टीआरएस ऑफर फॉर प्रोटेक्शन बायर? प्रोटेक्शन बायर को क्या एडवांटेज ऑफर करता है टीआरएस? तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। प्रोवाइड कंप्लीट इकोनॉमिक हेज अगेंस्ट क्रेडिट रिस्क, कैप्चर्स ओनली modest reduction in price of asset due to market or credit changes, protect only credit risk of protection buyer towards principal and interest, provide protection against both the credit and market risk. Question number 5, क्या आंसर बनता लगता है आपको? Which answer appears to be correct? So question number 5, what is the answer? क्या एडवांटेज है टीआरएस का प्रोटेक्शन बायर के लिए? सो द एडवांटेज इज दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट बोथ द क्रेडिट एंड मार्केट रिस्क, जबकि सीडीएस इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ओनली अगेंस्ट क्रेडिट रिस्क। What type of reference asset can be used in TRS? TRS में किस तरह के रेफरेंस एसेट्स को यूज किया जा सकता है? Only bonds and loans, only equity shares of a particular company, only indexes like NSE, BSE, bond loan index such as BSE, NSE, equity shares of particular company, commodity, etc.
तो रेफरेंस एसेट टीआरएस में किस तरह के यूज हो सकते हैं? तो इनमें से मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपको कौन सी लगती है? ऑप्शन which appears to be most appropriate option. So कौन सी most appropriate लगती है? So it is D. Bond, loans, indices, equity shares of particular company, commodity, etc. ये सारे के सारे ही रेफरेंस एसेट्स हैं टीआरएस के अंदर. Now टीआरएस के बाद अब हम बात करेंगे क्रेडिट लिंक्ड नोट्स की. सो दिस इज द थर्ड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट. क्रेडिट रिस्क को कवर करने के लिए नाउ वी शैल टॉक अबाउट क्रेडिट लिंक्ड नोट्स. सो जो सीडीएस हैं दे आर जनरली ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स एंड दीज आर नॉट फंडेड एक्सपोजर. सो CDS क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स हैं, नॉन फंड बेस्ड आइटम हैं, ये फंडेड एक्सपोजर नहीं है. लेकिन जो CLN है दे आर ऑन बैलेंस शीट इक्विवेलेंट ऑफ CDS. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो इट इज फंड बेस्ड इक्विवेलेंट ऑफ CDS. CLN इज on balance sheet equivalent of CDS, which combines credit derivatives with the normal bond instrument and thus converts credit derivatives into capital market instrument. तो CLN क्या करता है? एक नॉर्मल CDS इंस्ट्रूमेंट को, एक नॉर्मल क्रेडिट डेरिवेटिव को ये कन्वर्ट कर देता है इनटू कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट. सो ये किसको कंबाइन करता है? क्रेडिट डेरिवेटिव विद नॉर्मल बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट. सो क्रेडिट डेरिवेटिव को ये कंबाइन कर देता है बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के साथ, बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ. और उसका रिजल्ट क्या बनता है? तो जो क्रेडिट डेरिवेटिव है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट. सो CLN को हम सिंपली सिक्योरिटाइज्ड फॉर्म ऑफ CDS भी कह सकते हैं. इट इज अ सिक्योरिटाइज्ड फॉर्म ऑफ CDS. सो जैसा हमने नोट किया CDS है नॉन फंड बेस्ड. तो जब इसको सिक्योरिटाइज किया गया तो वो फंड बेस्ड में कन्वर्ट हो जाएगा and that will be known as CLN, credit linked notes. It is a debt instrument with an embedded credit derivative. ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है यानी बोरो करने का इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसमें क्रेडिट डेरिवेटिव को जोड़ दिया गया, एम्बेड कर दिया गया है. इट इज ए डेट इंस्ट्रूमेंट embedded with credit derivative. The credit risk delivered to CLN investor has a dual risk. तो जब क्रेडिट लिंक नोट डिलीवर किया जाता है इन्वेस्टर को, देन उसे दो तरह का रिस्क फेस करना है. ही हैज टू फेस डुअल रिस्क. सो एक है रिस्क फेस्ड बाय CLN इश्यूअर, सो जिसने CLN को इश्यू किया है. तो एक तो रिस्क उसके कारण हो गया, काउंटर पार्टी के कारण, एंड सेकेंडली रेफरेंस ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्बेडेड क्रेडिट डेरिवेटिव. जो क्रेडिट डेरिवेटिव का रेफरेंस ऑब्लिगेशन है यानी ओरिजिनल लोन जो है. सो इसमें ये दो तरह के रिस्क हो गए. सो दो तरह के रिस्क कौन से हुए? CLN को इशू किया जाता है बेस्ड ऑन CDS. CDS बनता है ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस एसेट, जो लोन भी हो सकता है.
अब CLN होल्डर को, एक है CLN का इशूअर जिसने इशू किया, और एक है CLN इन्वेस्टर। तो CLN इन्वेस्टर को यहाँ पे दो तरह के रिस्क हैं। एक जो इशूअर का रिस्क है, अगर इशूअर डिफॉल्ट करता है तो ये रिस्क हुआ उसको। एंड सेकेंडली, इशूअर डिफॉल्ट नहीं करता लेकिन जो ओरिजिनल रेफरेंस एसेट है उसमें कोई प्रॉब्लम आई है, तो ये दूसरा रिस्क हो गया। तो इसको दोबारा से देख लेते हैं। सो क्रेडिट रिस्क डिलीवर्ड टू CLN इन्वेस्टर हैज ए डुअल रिस्क। वन, रिस्क फेस्ड बाय CLN इशूअर, तो जो इसको रिस्क है वो इसको भी है, इन्वेस्टर को भी है। सेकेंडली, रेफरेंस ऑब्लिगेशन जिसमें एम्बेडेड है क्रेडिट डेरिवेटिव, यानी ये, तो इसको रिस्क है। तो इसको दो तरह का रिस्क है इन्वेस्टर को। लाइक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स, CLN pays an enhanced coupon and matures as a schedule unless credit event occurs। तो जैसे CDS में हैपन होता है तो वही हैपनिंग होती है CLN के अंदर भी, और CLN पे करता है एनहेंस्ड कूपन और मैच्योर करता है एज शेड्यूल्ड। और ये एजम्पशन है कि इन बिटवीन कोई क्रेडिट इवेंट अकर नहीं होता, यानी कोई डिफॉल्ट का सिचुएशन, इस प्रकार का सिचुएशन राइज नहीं होता। If such a credit event does occur, the CLN will typically be redeemed by the issuer at a price linked to the value of the reference obligation। So अगर credit event happen होता है, means default होता है, तो फिर क्या होगा? So CLN को redeem कर दिया जाएगा by the issuer at a price linked to value of the reference obligation। From dealer's perspective, CLN are simply alternative product delivery vehicle। अगर हम डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो CLN सिंपली हम कह सकते हैं कि वो ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट डिलीवरी व्हीकल है। Unlike CDS and TRN, CLN allows risk to be distributed to a much broader market of investors। तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं, ये इन्वेस्टर्स एक नहीं होते CLN के, देयर आर ए नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। इसीलिए जो रिस्क है वो स्प्रेड हो जाता है एक ब्रॉडर मार्केट को। सो CLN में इस रिस्क को स्प्रेड करना ओवर ए ब्रॉडर मार्केट ऑफ इन्वेस्टर्स, सो दैट इज पॉसिबल। लेकिन CDS में या TRS में दैट इज नॉट पॉसिबल। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं किया है तो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर दें। तो जिन जिन लाइव क्लास के स्टूडेंट्स का जिनका लाइक डिसलाइक नहीं हुआ, क्विकली कंप्लीट कर देंगे। और जो रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके सो लाइक डिसलाइक के प्रोसेस को अगर कंप्लीट करेंगे तो इससे दूसरे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती है। दूसरे स्टूडेंट्स आपके लाइक्स को देखते हैं और फिर वो वीडियो को वॉच करके बेनिफिट लेते हैं। एंड मीनवाइल मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप CIB में केस स्टडीज़ को मिस कर रहे हैं तो अपनी प्रेपरेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट आप मिस कर रहे होंगे, बिकॉज ऐसा देखा गया है कि केस स्टडीज 8 से लेके 10-11 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 3-3, 4-4, 5-5 मार्क्स का होता है, यानी एक बहुत बड़ा वेटेज है केस स्टडीज का। इसीलिए केस स्टडीज को इग्नोर मत करना CIB के किसी भी पेपर के अंदर, उसको ज़रूर करना। तो चलिए आज के इस लेसन को अब हम वाइंड अप करेंगे, लेकिन वाइंड अप करने से पहले आज के इस सेशन के साथ रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो उसके लिए आप यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी है, तो इस ईमेल आईडी के ऊपर आप हमें पोस्ट कर सकते हो अपने मैसेज को। नॉट ओनली दैट, अगर आपने हमारी ऐप को इंस्टॉल किया है तो ऐप के मैसेज बॉक्स के अंदर भी आप अपना मैसेज डाल सकते हो। तो चलें अब आज के इस सेशन को वाइंड अप करते हैं।
थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।